नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं पिया मिलन का 9वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले को भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का 9वां भाग शुरू करते हैं। श्याम से बात करने के बाद वर्षा को किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा और तब अनुपमा भी किसी काम से बाहर ही थी, इसलिए वर्षा श्याम की बात अनुपमा तक नहीं पहुंचा सकी थी। समीर को अभी कुछ ऑफिस का काम था, इसलिए वह अभी रूम से बाहर सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। सपना ने जब समीर को काम करते देखा तो वह उसे बिना डिस्टर्ब किए अपने रूम में चली गई और बेड पर बैठ करके वह अपने फ़ोन में किसी का कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करने लगी। तभी उसके सामने अनुपमा का नंबर आ गया और उसने अनुपमा को कॉल मिला दिया, लेकिन अनुपमा का नंबर बंद आ रहा था। सपना ने अपना फ़ोन पास रखी टेबल पर रख दिया और मन में सोचने लगी, दीदी आप कहाँ हो? इतने दिनों से आपका नंबर मिला रहे हैं आपको यह बताने के लिए कि आपके श्याम जी सिर्फ आपके हैं। अगर वह किसी के पिया बनेंगे तो वह आप हैं। यह बात हम खुद आपको बताना चाहते थे। पहले सोचा अपनी शादी के दिन सरप्राइज देंगे आपको, लेकिन आप हमारी शादी में ही नहीं आई। तब हमने आपको अपनी शादी के दिन वहां ना पा करके आपको कॉल किया, लेकिन आपका फोन तब से अब तक स्विच ऑफ ही आ रहा है। हमारी ही गलती थी, हमें आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि श्याम जी की शादी हमसे नहीं हो रही है। अगर हम आपको बता देते तो आप यूं बिना बताए नहीं जाती। हम जानते हैं आप अपने श्याम जी को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी, तभी तो आप चली गई। लेकिन हमने तो आपसे कितनी रिक्वेस्ट की थी दीदी, आपने ही हमारी एक नहीं चलने दी। अगर आप हमारी बात उस दिन ही मान जाती तो आपको इस तरह दूर नहीं जाना पड़ता। आप जहां भी हो दीदी जल्द आ जाइए। हम अपनी एक बहन को तो खो चुके हैं, लेकिन अब अपनी दूसरी बहन से इस तरह से दूरी बना करके नहीं रह सकते हैं। प्लीज दीदी आप आ जाइए जहां कहीं भी हैं। सोचते हुए सपना की आंखों से आंसू बाहर आ गए। तभी उसे बाहर से समीर के आने की आहट सुनाई दी तो उसने अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए और सामान्य हो करके बैठ गई। जब समीर रूम में आया तो सपना ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, आपका काम हो गया पूरा? समीर ने बेड पर बैठते हुए कहा, हाँ कुछ मेल सेंड करनी थी, कर दी सेंड हमने। तभी समीर ने सपना के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा, क्या हुआ सपना, सब ठीक तो है? सपना ने फिर बनावटी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? समीर आज हमें पता नहीं क्यों लग रहा है तुम खुश तो दिख रही हो लेकिन खुश नहीं हो। सपना ने हैरानी से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? खुश तो हो, खुश नहीं हो? माफ कीजिए, हम आपका आशय समझ नहीं आया। समीर तुम्हारे चेहरे पर दिख रही मुस्कान के पीछे उदासी क्यों है? सपना अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। सपना आपको पता है आपकी बात अनुपमा जी को हम अपनी बड़ी बहन मानते हैं। वह जब हमारी शादी में नहीं आई और अब उनका नंबर भी नहीं मिल रहा है, उनको मिस कर रहे हैं हम। समीर ने मुस्कुरा करके कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मैडम को कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए उन्हें हमारी शादी के दिन ही निकलना पड़ा था। श्याम सर भी आज उनके पास गए हैं, वह 1-2 दिन में श्याम सर के साथ वापस आ जाएंगी, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह सुन करके सपना के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए समीर से कहा, यह तो सच में आपने अच्छी खबर सुनाई, अब हम खुश हैं, थैंक यू। समीर ने प्यार से कहा, ये थैंक यू किस लिए जी? सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें इतनी अच्छी गुड न्यूज जो सुनाई आपने, इसलिए थैंक्स तो बनता ही है। समीर अच्छा जी। तब दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई थी। श्याम का
एरोप्लेन अब विदेश की जमीन पर उतर चुका था। श्याम मुस्कुराता हुआ एयरपोर्ट से बाहर आ रहा था। वह अब अपनी अनुपमा जी से कुछ दूरी पर ही रह गया था। आज उसका मन कर रहा था कि काश उसके पास कोई जादू होता तो वह पल भर में अपनी अनुपमा के पास पहुंच जाता। श्याम वर्षा को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एयरपोर्ट से बाहर निकल करके कैब बुक की और फिर वह वहां से वर्षा के घर की ओर निकल गया। अनुपमा वर्षा के घर के बाहर ही गार्डन में बैठी थी और पेड़ पौधों को निहार रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, हवा के झोंकों से पत्ते हिल रहे थे और एक मधुर सुगंध वहां आ रही थी जो कि वहां के वातावरण को और भी मधुर बना रही थी। अनुपमा इतने मनोहर वातावरण में भी खामोश बैठी थी। शायद उसके मन में चल रहे प्रश्नों में वह उलझी हुई थी। अनुपमा अभी कहीं खोई हुई बैठी थी, तभी किसी ने पीछे से आकर के कहा, हमें तन्हा छोड़ करके आप भी तन्हा हैं यहाँ, कैसी है ये मजबूरी हम दोनों के दारमियां। अनुपमा ने जैसे ही ये शब्द सुने वह अपने ख्यालों से निकल आई और उसने उस ओर देखते हुए हैरानी से कहा, श्याम जी। अनुपमा को सामने देख करके श्याम की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने तब अनुपमा से कहा, हाँ अनुपमा जी, हम ही हैं, आपको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुंच ही गए। अनुपमा उठ करके श्याम के पास आई और उसने श्याम की आंखों में आंसू देख करके कहा, ये क्या श्याम जी, आप रो रहे हैं? श्याम ने भरे हुए गले से कहा, आपसे हम बहुत नाराज हैं। आप बिना बताए हमें कैसे आ सकती हैं? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी? क्यों एक बार भी आपको अपने श्याम का ख्याल नहीं आया? क्यों आपने एक बार भी श्याम के दर्द को महसूस नहीं किया? हम भी इंसान हैं अनुपमा जी, तकलीफ हमें भी होती है। अनुपमा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए श्याम जी, इंसान कभी कभी बहुत मजबूर हो जाता है। ऐसी ही हमारी भी कुछ मजबूरी और विवशता थी जिसके चलते हम आपको बता करके नहीं आ सके। श्याम ने अनुपमा की ओर देखते हुए कहा, अनुपमा जी आप हाथ मत जोड़िए, भले आपने हमें हर्ट किया है लेकिन जितना सम्मान हम आपका कल करते थे उतना ही सम्मान हम आपका आज भी करते हैं। हमें जितना दुख आपने हर्ट होने का नहीं है उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि आपको हमारी वजह से दुख उठाना पड़ा। अनुपमा की आंखें भी अब नम हो गई थी। उसने श्याम की ओर देखते हुए कहा, ऐसा मत कहिए श्याम जी, आप किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते हैं, हम यह बात जानते हैं। श्याम, आपको पता है हमारी शादी सपना जी से नहीं हुई, उनकी शादी अपने ऑफिस में जॉब करने वाले समीर से हुई है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए हमने उन दोनों की शादी करवा दी। आपने बहुत छिपा लिया हमसे, अब आप नहीं छिपा सकती हैं। वर्षा जी ने हमें सब बता दिया। काश आपने हमें पहले यह बता दिया होता तो हम एक जन्म क्या जन्म जन्मांतर के लिए आपके हो जाते। लेकिन दुख इस बात का है आपने पहले हमसे नहीं कहा। काश आप पहले हमें अपने दिल की बात बता देती तो आपको यह दुख नहीं उठाना पड़ता। अनुपमा जी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अनुपमा ने दूसरे और देखते हुए कहा, लेकिन हम आपसे प्यार नहीं करते श्याम जी। अनुपमा का जवाब सुन करके श्याम को धक्का सा लगा। वह समझ नहीं सका आखिर अनुपमा ने ऐसा क्यों कहा। श्याम ने तब अनुपमा से प्यार से कहा, हम समझ सकते हैं अनुपमा जी कि आपको हमारी वजह से बहुत दुख उठाना पड़ा। हम तब यह नहीं जानते थे, पर अब जब हम सब जान गए हैं, हमें अपने दुख बांटने का अवसर तो दीजिए। जितना हमारी वजह से आप रोई हैं, हम उससे अधिक खुशियां आपको देंगे। लेकिन आप यह बात मत कहिए कि आपको हमसे प्यार नहीं है। अनुपमा, वह अनुपमा अब नहीं है जो आपसे प्यार करती थी। उसे हमने अपने से अलग कर दिया है। इसलिए ही हम यहाँ आए थे ताकि हम अपने दिल और दिमाग से आपको निकाल सकें। अब हम आपसे प्यार नहीं करते हैं और आपसे भी यही कहेंगे कि आप भी हमें एक ख्वाब समझ करके भुला दीजिए। ये प्यार बहुत तकलीफ देता है श्याम जी। आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इस दर्द से बचे रहिए। श्याम, आप हमें हमारी गलती की जो चाहें सजा दे लें, लेकिन प्लीज हमें खुद से दूर जाने को मत कहिए। जब से हमने यह जाना है कि आप हमसे प्यार करती हैं, हर लम्हा आपके लिए दिल में प्यार बढ़ता गया। अनुपमा, अपने आप को संभालिए श्याम जी। हमने कहा ना आपसे कि
अब हमारे अंदर आपके लिए एक दोस्त से अधिक कोई फीलिंग नहीं है। यह बात हम समझ गए हैं, जल्द आप भी समझ जाइए, वरना ये इश्क बहुत दर्द देता है। ये हमने सहा है, इसलिए आपसे भी कह रहे हैं, दूर रहिए इससे। हम नहीं चाहते कि आपको भी यह तकलीफ सहनी पड़े जो हमने सही है, इसलिए बेहतर है कि हमें यहीं भूल जाइए। वर्षा वहां आ गई थी और उसने अनुपमा की यह बात सुन ली थी। तब वह अनुपमा के पास आई और उसकी ओर देखते हुए उसने कहा, ये तुम क्या कह रही हो अनुपमा? जिसकी जुबान पर सोते जागते श्याम जी का नाम रहता था, आज वही उनसे दूर जाने को कह रही है। यकीन नहीं होता। क्या हो गया है तुम्हें? जब तुम्हारा प्यार तुमसे दूर था तब तुम उसके लिए तड़पते थे, और जब आज वही प्यार तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुम उसे ठुकरा रही हो। होश में आओ अनुपमा और अपने प्यार को पहचान लो। कहीं ऐसा ना हो इस बार तुम्हें जो तकदीर ने मौका दिया है वह दोबारा ना मिल सके। अनुपमा ने बेरुखी से कहा, हम यह सब सोच समझ करके ही बोल रहे हैं। हम यहाँ श्याम जी को दिल से निकालने के लिए ही रुके थे और आज हमने उन्हें अपने दिल से निकाल दिया है। जो तकलीफ हमने प्यार में पढ़ करके सही है उसे हम दोबारा नहीं सहना चाहते हैं, इसलिए हमने प्यार ना करने का फैसला किया है। श्याम जी अब जिससे चाहे शादी कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वर्षा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या पागल हो गई हो अनुपमा? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिल पत्थर का कैसे हो सकता है? अनुपमा ने भी चिल्ला करके कहा, हाँ हमारा दिल पत्थर का हो गया है। जिसने दर्द सहा हो वही तकलीफ का दर्द महसूस कर सकता है। वर्षा, हमारे अंदर अब ना दर्द सहने की शक्ति है और ना ही हम किसी और को दर्द देना चाहते हैं। अगर तुमने हमारी तरह किसी से प्यार किया होता और उसके बिछड़ने के डर ने तुम्हें तड़पाया होता, तब तुम समझ सकती थी कि तकलीफ क्या होती है। अब हम में हिम्मत नहीं है प्यार करने की। वर्षा ने भावुक होते हुए कहा, हाँ हम मानते हैं कि हमने प्यार नहीं किया, लेकिन हम समझ सकते हैं तुम्हारे दर्द को। हमने देखा तुम्हें श्याम जी के लिए तड़पते हुए और तुम्हारे दर्द को भी हमने महसूस किया है। हम तुम्हारे बचपन की फ्रेंड हैं अनुपमा, अगर हम तुम्हें नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? श्याम ने जब नम्रता पूर्वक वर्षा से कहा, वर्षा जी आप हमारी वजह से अनुपमा जी से कुछ मत कहिए। प्यार तो प्यार से पाया जाता है, प्यार में जबरदस्ती कहाँ चलती है। अनुपमा जी ने हमारे लिए बहुत दुख सहा है, अब अगर हम अनुपमा जी के लिए कुछ दुख सह लें तो क्या बुरा है। अगर हमारा प्यार सच्चा होगा अनुपमा जी के लिए तो वह एक दिन स्वयं आ करके अपने प्यार को स्वीकार करेंगी। वर्षा ने श्याम की ओर देखते हुए अनुपमा को सुनाते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं श्याम जी, कोई नासमझ नादान ही होगा जो आपके प्यार को ठुकराएगा। अनुपमा अपना मुंह दूसरी ओर किए सब कुछ सुन रही थी, लेकिन वह चुप थे। अनुपमा को चुप देख करके श्याम ने प्यार से अनुपमा से कहा, आप परेशान मत होइए अनुपमा जी, अब हम आपसे कहाँ कुछ कह रहे हैं। आपने हमारे प्यार को ठुकरा दिया, हमें कोई शिकायत नहीं है। आप खुश रहें तो हम भी खुश हैं। अब चलिए तैयार हो जाइए, हमें इंडिया निकलना है। अनुपमा ने बिना श्याम की ओर देखे हुए कहा, जी श्याम जी, और फिर वह वहां से चली गई और फिर श्याम ने मैनेजर को कॉल कर टिकट बुक करवा दिए। वर्षा रोकना चाहती थी श्याम और अनुपमा को, लेकिन अभी के हालात देख करके उसने अनुपमा से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन श्याम उसके यहाँ पहली बार गया था, इसलिए उसने श्याम से कहा, श्याम जी आप अभी अभी तो हमारे घर आए हैं और इतनी जल्दी वापस भी जा रहे हैं, क्या कुछ दिन हमारे मेहमान बन करके आप नहीं रह सकते हैं? श्याम ने नम्रता पूर्वक वर्षा से कहा, आप बहुत अच्छी हैं वर्षा जी, बिल्कुल हमारी अनुपमा जी की तरह, तभी तो आप अनुपमा जी की बेस्ट फ्रेंड हैं। हमारा भी मन है आपके यहाँ रुकने का, लेकिन आप देख रही हैं अभी हालात कैसे हैं। एक बार हम अनुपमा जी के दिल में अपने लिए जगह बना लें, फिर हम और अनुपमा जी आपके यहाँ आ करके जरूर रुकेंगे, लेकिन इन हालात में रुकना हमें ठीक नहीं लगता है। वर्षा हम समझ सकते हैं, आप परेशान मत होइए। अनुपमा हमारे बचपन की फ्रेंड है, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, वह जल्द ही आपको और आपके प्यार को भी अपना लेगी। श्याम हमें भी अब उस दिन का इंतजार है, आपसे एक रिक्वेस्ट है वर्षा जी। वर्षा, हाँ जी कहिए। वैसे आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप हमें अपना फ्रेंड समझ करके कोई भी बात हमसे कह सकते हैं। श्याम ने हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, धन्यवाद वर्षा जी, हमें अपना फ्रेंड बनाने के लिए। हम आपसे कह रहे थे कि आप अनुपमा जी की बातों का बुरा मत मानिएगा, उन्होंने शायद गुस्से में
गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी हैं। वर्षा, हम जानते हैं, आप परेशान मत होइए, हम उनसे नाराज नहीं हैं। कुछ देर वर्षा और श्याम बातें करते रहे, लेकिन जब फ्लाइट का समय हो गया तब सब वर्षा के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गए और वहां से श्याम, अनुपमा और उसकी मां इंडिया के लिए निकल गए और वर्षा अपने घर वापस आ गई। अनुपमा और श्याम को इंडिया आए कुछ दिन हो चुके थे। दोनों के रिश्तों में अभी भी अनुपमा की ओर से कोई सुधार नहीं आया था। श्याम बेचारा जितनी बन सकती उतनी अनुपमा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता, लेकिन अनुपमा तो जैसे मन में निश्चय कर चुकी थी कि उसे श्याम से प्यार का रिश्ता बनाना ही नहीं है। श्याम अब मन में कुछ उदास रहने लगा था, लेकिन वह अपने अंदर की उदासी किसी के सामने उजागर नहीं होने देना चाहता था। यही अच्छे लोगों की खासियत होती है, वह खुद को तो तकलीफ सह सकते हैं, लेकिन अपनी वजह से दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकते। ऐसा ही श्याम था, वह सबसे हंस करके मिलता, सबसे प्यार से बातें करता, लेकिन अंदर से वह बहुत उदास था। कोई भी उसके अंदर की उदासी को नहीं पढ़ पा रहा था। अगर कोई पढ़ भी रहा था तो उसने श्याम की ओर अपने पन का हाथ नहीं बढ़ाया था। अब तक अनुपमा को यह एहसास ना हो कि श्याम उसका प्रपोजल ठुकराने की वजह से कहीं उससे खफा तो नहीं है, इसलिए वह हमेशा ऑफिस के कामों में अधिकतर खुद को व्यस्त रखता था। एक शाम जब लगभग सब स्टाफ ऑफिस से चले गए थे, अनुपमा और श्याम का कुछ काम पेंडिंग रहा था, इसलिए दोनों अब तक रुके हुए थे। कुछ देर में जब दोनों अपने काम से फ्री हुए तब दोनों ऑफिस रूम से बाहर जा ही रहे थे कि अनुपमा का पैर स्लिप हो गया। अगर श्याम ने उसे सही समय पर ना पकड़ लिया होता तो अनुपमा गिर जाती। श्याम ने जब अनुपमा को पकड़ा तो कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिल गई। अनुपमा को भी जैसे कुछ याद नहीं रहा हो। दोनों इस तरह से एक दूसरे को देखते रहे। कुछ पलों के बाद जब दोनों को ख्याल आया कि वह किस हालत में है, तब श्याम ने सहारा दे करके अनुपमा को खड़ा किया और उसने अनुपमा से कहा, आपको चोट तो नहीं आई? अनुपमा ने असहज होते हुए श्याम से कहा, हम ठीक हैं, थैंक यू। श्याम, थैंक यू किस लिए जी? अनुपमा ने गालों पर आए बालों को कान के पीछे कर नजरें झुकाते हुए धीरे से कहा, हमें ना गिरने देने के लिए। श्याम ने मन में सोचा, हमारा बस चले तो हम हमेशा आपका हाथ थामे चलते रहें। जब भी आपके कदम लड़खड़ाने लगे तो हम ऐसे ही आपको अपनी बाहों में थाम लें, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आपने हमें वह हक दे करके भी हमसे छीन लिया है। अनुपमा ने जैसे श्याम की मन की बात सुन ली हो, उसने इस तरह श्याम से पूछा, आपने हमसे कुछ कहा क्या? श्याम ने तब अनुपमा से कहा, आप संभल करके चला कीजिए, हमेशा आपके साथ रहने का हक नहीं है हमारे पास। अनुपमा समझ गई कि श्याम जी किस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उसने विषय को बदलते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए। कहते हुए अनुपमा ने जैसे ही अपने कदम बढ़ाए उसके मुंह से हल्की सी आह निकली और वह चलते चलते रुक गई। तब श्याम ने घबराते हुए कहा, आप ठीक तो हैं अनुपमा जी? अनुपमा, शायद हल्की सी मोच आ गई है पैर में। श्याम ने फिक्र करते हुए कहा, चलिए हमारे साथ, हम आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। अनुपमा को श्याम का उसकी फिक्र करना अच्छा लगा। अनुपमा ने तब श्याम से कहा, आप परेशान मत होइए, हल्की सी मोच है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। और कहते हुए अनुपमा ने अपने कदम फिर आगे बढ़ा दिए, लेकिन पैरों में दर्द की वजह से वह लंगड़ाती हुई चल रही थी। श्याम ने तब अनुपमा पर हक जताते हुए कहा, रुकिए। तब अनुपमा भी रुक गई। अनुपमा कुछ कह पाती उससे पहले श्याम ने उसे अपनी दोनों हाथों में उठा लिया और अनुपमा को लेकर के वह आगे बढ़ने लगा। अनुपमा मना करना चाहती थी, लेकिन उसके मुख से ना नहीं निकल सकी। श्याम सामने देखते हुए जा रहा था और अनुपमा की नजर ना चाहते हुए भी श्याम के चेहरे की ओर बार बार चली जाती, जो कि किसी मासूम बच्चे की तरह दिख रहा था। अनुपमा का दिल उसे श्याम की ओर खींच रहा था, लेकिन पता नहीं अनुपमा की क्या मजबूरी थी, जो कि वह अपने दिल का कहा नहीं मान रही थी। वह अपने दिल की आवाज सुन करके भी क्यों अनसुनी कर रही थी, या तो अनुपमा ही जानती थी। श्याम अपने हाथों में उठाए अनुपमा को नीचे पार्किंग में लेकर के आया और गाड़ी का गेट खोल करके उसे अच्छे से बिठा दिया और खुद ड्राइवर सीट पर जा करके बैठ गया। तब अनुपमा ने श्याम से कहा, आप परेशान मत होइए श्याम जी, हमें घर पर छोड़ दीजिएगा,
हल्की सी मोच है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। श्याम ने कुछ नहीं कहा और वहां से गाड़ी आगे बढ़ा दी। श्याम ने भले कहा नहीं था कुछ, लेकिन अनुपमा जानती थी कि श्याम जी गाड़ी कहां ले जा रहे हैं। फिर भी अनुपमा ने खुद को संतुष्ट करने के लिए श्याम से पूछा, आप डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं ना? श्याम, हाँ, अनुपमा ने उदासी भरे स्वर में कहा, लेकिन हमने कहा ना कि हम सुबह तक ठीक हो जाएंगे, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं हमारे लिए? श्याम ने अनुपमा को समझाते हुए कहा, बीमारी में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अनुपमा ने बच्चों की तरह प्यार से कहा, लेकिन हमें ज्यादा चोट कहां लगी है? श्याम अनुपमा की बात अनसुनी करके गाड़ी ड्राइव करता रहा। तब अनुपमा ने श्याम से कहा, आप अब पहले वाले श्याम जी नहीं हैं। वह तो हमारी हर बात मान लिया करते थे, लेकिन आप नहीं मानते हैं। श्याम ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। श्याम को खामोश देख करके अनुपमा समझ गई थी कि श्याम जी उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, मानेंगे नहीं। उनसे अभी कुछ कहने का फायदा नहीं है, इसलिए उसने भी श्याम से कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद एक क्लिनिक के सामने श्याम ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकने के बाद अनुपमा जब गाड़ी से उतरने को हुई तो श्याम ने उससे कहा, आप बैठिए, अभी हम आ रहे हैं उधर। अनुपमा ने प्यार से कहा, हम उतर जाएंगे, आप परेशान मत होइए। श्याम ने अपनेपन से कहा, हम कह रहे हैं ना कि हम आ रहे हैं, पैर को दुखाना क्या जरूरी है? आप बैठी रहिए। अनुपमा मुंह फुला करके रूठते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। क्या रिश्ता था दोनों के बीच, यह अनुपमा भी नहीं समझ पा रही थी, लेकिन वह श्याम की बात टाल नहीं पा रही थी। श्याम गाड़ी से उतर करके अनुपमा की साइड आया। आ करके उसने गाड़ी का गेट खोला और अनुपमा को फिर से अपनी गोद में उठा लिया। श्याम अनुपमा को उठाए क्लिनिक की ओर जा रहा था और ना चाहते हुए भी फिर से अनुपमा की नजर श्याम के चेहरे पर जम करके ठहर गई थी। श्याम अनुपमा को लेकर के क्लिनिक के अंदर गया। उसने फिर अनुपमा को बेंच पर बिठाया और खुद डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेने चला गया। 2 पेशेंट के बाद तीसरा उसका नंबर था। जब अनुपमा का नंबर आया तब डॉक्टर उसे देखने आई। डॉक्टर आ करके अनुपमा का पैर देखने लगी। पैर देखते हुए डॉक्टर ने अनुपमा से पूछा, कैसे लगी आपको पैर में? तब श्याम ने बीच में बोलते हुए डॉक्टर से कहा, मैडम पैर स्लिप हो गया था। श्याम की आवाज सुन करके डॉक्टर ने श्याम की ओर देखा और हैरानी से कहा, श्याम जी आप? जब अनुपमा ने डॉक्टर के मुंह से श्याम का नाम सुना तो वह हैरानी से कभी डॉक्टर को देखती तो कभी श्याम को। वह यह सोच करके परेशान थी कि डॉक्टर श्याम को कैसे जानती है। श्याम ने भी जब डॉक्टर के मुंह से अपना नाम सुना तो वह भी हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। तब डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए श्याम से कहा, शायद आपने हमें पहचाना नहीं। श्याम ने कुछ दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, याद तो हमें भी आ रहा है कि हम आपसे पहले कहीं मिल चुके हैं, मगर यह याद नहीं आ रहा है कि हम कहाँ मिले थे। तब फिर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जब तक सोचिए श्याम जी, तब तक मैं अनुपमा जी का ट्रीटमेंट करती हूँ। जब अनुपमा ने अपना नाम भी डॉक्टर से सुना तो वह हैरान हो गई और उसने डॉक्टर से कहा, आप हमारा नाम भी जानती हैं? डॉक्टर ने मुस्कुरा करके कहा, आप तो जानी मानी हस्ती हैं, आपको कौन नहीं जानता अनुपमा जी। श्याम डॉक्टर का फेस देखते हुए याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने डॉक्टर को देखा कहाँ है। अब तक डॉक्टर ने अनुपमा के पैर की जांच कर ली थी। जांच कर उसने श्याम से कहा, अनुपमा जी के पैर में हल्की सी मोच आई है, अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब आपको याद आया कि मैं बताऊं कि हम कहाँ मिले थे? श्याम ने डॉक्टर की ओर देखते हुए कहा, सॉरी हमें याद नहीं आया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ही बताती हूँ कि हम कहाँ मिले थे। आपको याद होगा जब आप आगरा से दिल्ली आ रहे थे तब हम ट्रेन में मिले थे और दिल्ली पहुंचने पर आप मेरे बैग भी स्टेशन से बाहर लेकर के आए थे। अनुपमा को भी डॉक्टर की बात सुनते ही याद आ गया था। अनुपमा कैसे भूल सकती थी उसे? इस डॉक्टर की वजह से उसके और श्याम के बीच में नोक-झोंक भी तो हुई थी उस दिन। डॉक्टर की बात सुन करके श्याम के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें याद आ गया मैडम। डॉक्टर ने मुस्कुरा करके कहा, शुक्र है आपको याद तो आया, और आपको मुझे मैडम कहने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम नीलम है, आप भी मुझे नीलम कह करके बुला सकते हैं। अच्छा अब ये बताइए आपकी खातिरदारी कैसे करूं मैं?
आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? अनुपमा को नीलम का श्याम से यूं बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अंदर ही अंदर उससे ईर्ष्या हो रही थी और तब उसने खींचते हुए नीलम से कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लेट हो रहे हैं, अब हमें निकलना है। नीलम ने अनुपमा की बात को इग्नोर करते हुए श्याम से कहा, श्याम जी, उस दिन आपने हमारी मदद की थी, क्या आज आप हमें अपनी खातिरदारी का अवसर भी नहीं देंगे? श्याम कुछ कहना ही चाह रहा था कि अनुपमा ने बीच में बोलते हुए श्याम से कहा, श्याम जी, हम लेट हो जाएंगे, इसलिए हमें चलना चाहिए। तब नीलम ने अनुपमा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अनुपमा जी, तब तक आपके पैर को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, हमारा घर क्लिनिक के साथ में ही है। आप और श्याम जी जो कहेंगे हम वो आप लोगों के लिए मंगवा लेंगे। इस बहाने कुछ समय आपके साथ बिताने के लिए मिल जाएगा। वैसे भी अब पेशेंट आने का टाइम खत्म हो गया है। श्याम ने तब अनुपमा से कहा, जब नीलम जी इतने प्रेम से कह रही हैं तो थोड़ी देर रुक जाते हैं और तब तक आपके पैर को भी और रेस्ट मिल जाएगा। अनुपमा श्याम से नीलम को दूर करना चाहती थी, इसलिए तो वह घर जाने का बहाना बना रही थी। लेकिन जब श्याम ने नीलम के यहाँ थोड़ी देर रुकने को कहा तो अनुपमा को गुस्सा आ गया और उसने श्याम से खींचते हुए कहा, फिर यहाँ क्यों, नीलम जी के घर ही रुकते थोड़ी देर, उन्हें और अच्छे से आपकी खातिरदारी करने का अवसर मिल जाएगा श्याम जी। अनुपमा ने चिढ़ते हुए कहा था, लेकिन नीलम ने उसकी बात को सीरियस लेते हुए कहा, या तो आप अनुपमा जी मेरे मुंह की बात छीन ले, फिर चलिए हमारे घर ही चलते हैं। श्याम ने भी तब नीलम के साथ अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा, चलिए कुछ देर आपके घर पर ही चलते हैं। यह कह करके श्याम ने जैसे अनुपमा के जख्म पर नमक डाल दिया था। वह अंदर ही अंदर श्याम पर बहुत नाराज हो रही थी। यह नाराजगी श्याम के नीलम के यहाँ रुकने से थी या नीलम की वजह से, यह तो अनुपमा ही जानती थी। कुछ देर बाद श्याम और अनुपमा नीलम के घर पहुंच गए थे। एक टेबल पर कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक रखी थी। श्याम, अनुपमा और नीलम तीनों पास ही बैठे थे। श्याम और नीलम आपस में मुस्कुरा करके बात कर रहे थे और बेचारी अनुपमा को ना चाह करके भी उसके साथ मुस्कुराना पड़ रहा था। लेकिन अनुपमा के चेहरे की ये मुस्कान बनावटी थी, जिससे वह पास बैठे श्याम और नीलम को तो भ्रमित कर पा रही थी, लेकिन खुद को नहीं। श्याम और नीलम पहले से थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानते थे, इसलिए वह अब सामान्य हो करके एक दूसरे से बात कर रहे थे। लेकिन अनुपमा को श्याम का नीलम से यूं बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। शायद उसके दिल में अब भी श्याम के लिए प्यार था, लेकिन वह किस मजबूरी में श्याम से अपने प्यार को छिपा रही थी यह कहना मुश्किल था। अनुपमा पास बैठी मन में सोच रही थी, अनुपमा, तुम्हें बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करनी है। श्याम जी की अपनी लाइफ है, वह कैसे जीना चाहते हैं यह उनकी अपनी मर्जी है। तुम्हारा उनकी लाइफ में दखल करने का कोई हक नहीं है। अगर उन्हें नीलम से बात करना अच्छा लग रहा है तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी नीलम से ईर्ष्या नहीं करनी है। तुम्हें नॉर्मल रहना है अनुपमा। ईर्ष्या अनुपमा को नीलम से हो रही थी, लेकिन वह खुद को समझा रही थी, शायद इसलिए कि वह कमजोर ना पड़ जाए। कैसी विडंबना है। प्यार है अनुपमा के दिल में श्याम के लिए, और शायद यह बात अनुपमा खुद भी जानती है, लेकिन अपने प्यार को स्वीकारना नहीं चाहती थी। अभी क्यों स्वीकारना नहीं चाहती थी या तो वक्त ही बताएगा। नीलम के घर कुछ देर रुकने के बाद श्याम और अनुपमा वहां से निकल गए थे। कुछ दिन और गुजर गए। एक शाम जब राहुल का बर्थडे था, चाची ने अपने कुछ खास मेहमानों में अनुपमा और उसकी मां को इनविटेशन भेजा था। राहुल के केक काटने के बाद अनुपमा, अनीता जी, बुआ, पूजा दीदी, चाची और चाचा जी बैठे हुए बातें कर रहे थे। इन सब में सुमन मौजूद नहीं थी, वह किसी काम के चलते नहीं आ सकी थी। श्याम वहां मौजूद नहीं था, वह अपने और अनुपमा के बीच के रिश्ते की वजह से जान करके अपने रूम में ही था। वह नहीं चाहता था कि अनजाने में सबके सामने कोई ऐसी बात हो जाए जो उसे और अनुपमा को बात हर्ट करे। लेकिन पूजा दीदी ने जब श्याम को वहां नहीं देखा तो चाची से पूछा, मामी, श्याम भैया नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं वे? चाची, अपने रूम में है, शायद कुछ काम कर रहा होगा। पूजा दीदी ने मुस्कुरा करके कहा, काम तो हमेशा ही चलता रहता है, पूरी उम्र काम कहाँ खत्म होता है मामी, लेकिन हम सब लोग भी कहाँ रोज रोज मिलते हैं, अपनों के साथ में तो कुछ समय बिताना ही चाहिए। तब चाचा जी ने चाची से कहा, पूजा सही कह रही है, तुम बुला दो श्याम को। तब चाची जाने को खड़ी हो रही थी कि अनीता जी ने अनुपमा से कहा,
बेटा क्यों सीमा जी को परेशान करती हो, तुम बुला लाओ श्याम जी को। तब अनुपमा ने अपनी जगह से खड़े होकर के चाची से कहा, आप बैठिए चाची जी, हम बुला लाते हैं श्याम जी को। तब चाची वापस बैठ गई। पूजा दीदी ने तब अनुपमा से कहा, तुम भी परेशान मत हो अनुपमा, हम बुला लाते हैं श्याम भैया को। अनुपमा ने मुस्कुरा करके कहा, आप बैठिए दीदी, हम बुला लाते हैं। और फिर अनुपमा श्याम के रूम की ओर बढ़ गई। जब अनुपमा श्याम के रूम के सामने पहुंची, उसने देखा श्याम का डोर बंद था। अनुपमा आज डोर नॉक करने में संकोच कर रही थी। एक समय था जब अनुपमा को श्याम के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, लेकिन हालातों ने अभी उसके और श्याम के रिश्तों में कुछ दूरियां बना दी थी। यही सोच करके अनुपमा को आज संकोच हो रहा था। अनुपमा ने कुछ हिम्मत करके डोर नॉक किया। श्याम तब अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। जब डोर नॉक की आवाज श्याम ने सुनी, तब उसने कहा, कौन है? अनुपमा ने धीरे से कहा, हम हैं अनुपमा। अनुपमा की आवाज सुन करके श्याम ने लैपटॉप एक तरफ रखा और जा करके उसने गेट खोल दिया। तब अनुपमा ने श्याम से कहा, आपको पूजा दीदी बाहर बुला रही हैं। श्याम ने अनुपमा से कहा, आप क्यों परेशान हुई, हमें फोन कर दिया होता। अनुपमा, कोई बात नहीं, आप जल्दी आ जाइए। श्याम जी। और फिर अनुपमा वहां से चली गई। अनुपमा सबके पास जा करके बैठी ही थी कि तभी श्याम भी वहां पहुंच गया। श्याम को देख करके पूजा दीदी ने कहा, हमें गर्व है कि हम श्याम भैया की बहन हैं। काश सभी श्याम भैया की तरह अच्छे हो जाएं तो ये दुनिया और भी अच्छी हो जाए। श्याम भैया ने दो प्यार करने वालों को मिलवा दिया। अभी कुछ दिन पहले ही हम सपना के घर गए थे। उनकी मम्मी कह रही थी कि सपना और समीर दोनों बहुत खुश हैं और यह सब श्याम भैया की वजह से ही हो सका है। तब श्याम ने पूजा दीदी से कहा, हमने कुछ कहा किया है दीदी, वो तो समीर का सच्चा प्यार था जिसके लिए उसने अपने को काबिल बनाया। पूजा दीदी, यह तो आपकी खासियत है, आप खुद कहां किसी बात का क्रेडिट लेते हो। बुआ ने तब श्याम से कहा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि हमारे श्याम बहुत अच्छे हैं। श्याम का आज कामयाब देख करके खुशी होती है हमें। बस किसी अच्छी लड़की के साथ श्याम का घर बस जाए, हमारी तो यही इच्छा है। अनुपमा ने तब बुआ से कहा, फिर बुआ जी आप ही जल्द से कोई अच्छी लड़की देख करके श्याम जी की शादी करा दीजिए। एक दिन यही अनुपमा श्याम की सगाई का नाम सुन करके कितना रोई थी। आज उसने ही यह बात कितनी आसानी से कह दी थी। और हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी मां, जो कि खुद अनुपमा और श्याम की शादी कराना चाहती थी, वह खामोश बैठी थी। उन्हें देख करके भी नहीं लग रहा था कि उन्हें अनुपमा के कहे शब्दों से कोई आपत्ति थी। पहले अनुपमा और अब अनीता जी ने भी श्याम से मुख मोड़ लिया था। क्यों कर रही थी अनीता जी ऐसा, जबकि वह तो श्याम को अपना दामाद बनाना चाहती थी। अनुपमा के मुंह से यह सुन करके श्याम को अच्छा नहीं लगा। वह अनुपमा से कुछ कहना चाहता था, लेकिन सब थे इसलिए वह खामोश रह गया। लेकिन उसने बुआ से कहा, बुआ हम आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अभी हमें कुछ समय और चाहिए शादी के लिए। कहते हुए श्याम के चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती थी। श्याम के चेहरे की उदासी देख करके कोई क्या समझा यह तो नहीं पता, लेकिन चाची ने श्याम को उदास चेहरा देख करके कहा, तुम परेशान मत हो बेटा, जब तुम कहोगे तब हम तुम्हारी शादी करेंगे। चाचा जी ने भी चाची का साथ देते हुए कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तुम कहोगे तभी तुम्हारी शादी होगी। कोई तुमसे शादी के लिए नहीं कहेगा, तुम बस खुश रहो बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। कुछ देर बैठने के बाद सब वहां से चले गए। श्याम अपने रूम में लेटा हुआ सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके कानों में अनुपमा के कहे शब्द अब भी गूंज रहे थे। पहले तो उसने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसे नींद नहीं आई तब उसने अपना फोन उठाया और अनुपमा को मिला दिया। अनुपमा भी अपने रूम में लेटी हुई थी और शायद कुछ सोच रही थी। जब उसने फोन रिंग की आवाज सुनी तो वह अपने ख्यालों से बाहर निकल आई और अपना फोन उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने अपने फोन का डिस्प्ले पर श्याम का नाम देखा, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर उसने फोन रिसीव कर लिया और श्याम से कहा, कैसे याद किया श्याम जी? श्याम ने भरे हुए गले से कहा, आप क्या चाहती हैं ये बताइए हमें। अनुपमा ने बनते हुए कहा,
हम आपके कहने का तात्पर्य ठीक से समझे नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? श्याम, आप अच्छी तरह समझ रही हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आप वही हैं जो कि पिछली बार हमारी शादी की वजह से हमें बिना बताए चली गई थी। तब हम अनजान थे इस बात से कि आप हमसे प्यार करती हैं, लेकिन आज जब हम भी आपसे प्यार करने लगे हैं तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हमारे दिल में अपने लिए प्यार जगा करके आप हमें खुद से दूर क्यों करना चाहती हैं? क्या मिल जाएगा आपको, जबकि हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अब भी हम ही आपके दिल में रहते हैं, तो फिर यह नाटक किस लिए? श्याम की बातें सुन करके अनुपमा की आंखों में आंसू बाहर निकल आए थे। उसने तब श्याम से कहा, आप हमें ना तब समझ सके थे और ना ही अब। श्याम, किसने कहा हम तब आपको नहीं समझते थे? हम तब भी आपको समझते थे और अब भी। आपने हमें इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, हमारे नाम को आपकी वजह से पहचान मिली। हमारी आपके सामने कोई हैसियत नहीं थी, आप किसी राजकुमारी से कम नहीं है, इसलिए हम खुद को वो राजकुमार नहीं समझते थे जो आपका हाथ थामने की हैसियत दिखा सकता। फिर आप ही बताइए, हम कैसे आपसे प्यार करने के बारे में सोच सकते थे? अगर आप हमसे प्यार करती थी तो आप तो हमें बता सकती थी, आपने भी तो हमें नहीं बताया और सारा दोष आपने हम पर ही लगा दिया। अनुपमा, आप अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अब हम आपसे प्यार नहीं करते हैं। आप यह बात जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। श्याम जी, हम नहीं चाहते कि जो दर्द प्यार में हमें मिला है वह आपको भी सहना पड़े। श्याम, हमें पता है अनुपमा जी की हमें क्या करना है। एडवाइस देने के लिए शुक्रिया। एक बात हमारी भी सुन लीजिए, अब चाहे दर्द मिले या खुशी मिले, हमने नाता तुम संग जोड़ लिया। अपनाओ या तुम हमें ठुकराओ, सब तुम पर हमने छोड़ दिया। श्याम ने आगे अनुपमा से कहा, उम्मीद है आपको हमारा जवाब मिल गया होगा। अब फोन रखते हैं, गुड नाइट। कह करके श्याम ने फोन कट कर दिया। अगले दिन सुबह जब श्याम ऑफिस के लिए तैयार होने के बाद ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब भी उसके चेहरे पर कुछ उदासी थी। चाची ने श्याम को बचपन से पाला था, वह उसकी खुशी और गम उसका चेहरा देख करके पहचान लेती थी। जब चाची ने आज ब्रेकफास्ट करने के दौरान श्याम का उदास चेहरा देखा तो उससे कहा, बेटा, भले तुमने हमारी कोख से जन्म नहीं लिया है, लेकिन सच कहते हैं हमने कभी भी तुम में और राहुल में कोई अंतर नहीं समझा। अगर तुम्हें कल की बात का बुरा लगा हो तो उसे भूल जाओ। जब तुम्हारी अपनी मर्जी होगी तभी हम तुम्हारी शादी की बात चलाएंगे। कोई तुमसे शादी के लिए नहीं कहेगा। चाची की बात सुनकर के श्याम भावुक हो गया और उसने भरे हुए गले से कहा, आपको यह कहने की जरूरत नहीं है, या हम जानते हैं अगर हमारी माँ भी होती तो वह भी इतना ही प्यार देती जितना कि हमें आपसे मिला है। आपने कभी भी माँ के प्यार की कमी हमें महसूस नहीं होने दी। और रही बात हमारी शादी की, तो हम जानते हैं कि आपको हमारी शादी की फिक्र है, तभी आप सब हमारी शादी के लिए कहते हैं। मगर चाची, हम आपसे प्रार्थना कर थोड़ा सा समय और मांगते हैं, फिर हम शादी कर लेंगे। चाची ने जब श्याम को भावुक होते देखा तो कहा, बेटा, तुम दुखी क्यों होते हो? हम कुछ कहाँ कह रहे हैं और तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। तुम जब चाहोगे तभी तुम्हारी शादी होगी, उससे पहले कोई तुमसे शादी की बात भी नहीं करेगा। चाचा जी ने आते हुए चाची की बात सुन ली थी। उन्होंने चेयर पर बैठते हुए कहा, तुम्हारी चाची ठीक कह रही हैं श्याम, कोई तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में नहीं कहेगा जब तक तुम स्वयं नहीं कहोगे। चाची ने कुछ सोचते हुए कहा, बेटा श्याम, हम देख रहे हैं कि तुम कुछ दिनों से काम में खुद को ज्यादा ही व्यस्त रख रहे हो। अगर हम तुमसे कुछ कहें तो हमारी बात मानोगे तुम? श्याम ने आग्रह भाव से चाची से कहा, ऐसा कह करके हमें क्यों लज्जित कर रही हैं आप? हम आपके बेटे हैं, आप कहिए क्या कहना चाहती हैं? हमने क्या आपकी बात कभी टाली है चाची? चाची, हम जानते हैं बेटा कि तुमने हमारी बात कभी नहीं टाली। हम कह रहे थे कि तुम ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर के कहीं घूमने जाओ ताकि तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से आराम मिल सके। चाचा जी को भी चाची का सुझाव अच्छा लगा और तब उन्होंने श्याम जी से कहा, तुम्हारी चाची ठीक कह रही हैं बेटा, हमें भी यही लगता है कि तुम्हें कुछ दिन छुट्टियां ले लेनी चाहिए और कहीं सुकून भरी जगह जा करके कुछ दिन गुजारने चाहिए। काम के साथ साथ शरीर को आराम देना भी बहुत जरूरी है बेटा। श्याम ने मुस्कुरा करके कहा, तब फिर हम
सब साथ चलेंगे कुछ दिनों के लिए। चाची ने तब श्याम से कहा, बेटा हम सब कैसे जा सकते हैं, तुम्हें तो पता है राहुल की पढ़ाई चल रही है, मेडिकल की पढ़ाई है, इस तरह सबके जाने से राहुल की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। श्याम तो फिर हम सब बाद में चलेंगे। चाचा जी ने श्याम को समझाते हुए कहा, बेटा हम लोगों को अभी उतना काम भी कहाँ होता है और फिर हमें रेस्ट करने का अवसर मिल जाता है। जब सबको साथ चलना होगा तब साथ चलेंगे, लेकिन बेटा अभी हमें लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम की जरूरत है, इसलिए तुम जा करके कहीं घूम आओ। श्याम ने सोचते हुए चाचा जी से कहा, अगर आपकी और चाची जी की यही इच्छा है तो ठीक है, हम जल्द ही कुछ दिनों की छुट्टियों का प्लान करते हैं। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें खुशी है बेटा कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने लिए समय निकाल करके कहीं घूमने जाओगे। श्याम का ब्रेकफास्ट हो चुका था, इसलिए तब वह खड़ा हो करके वहां से वॉश बेसिन की ओर हाथ धुलने चला गया और फिर कुछ देर बाद श्याम अपने ऑफिस के लिए निकल गया। श्याम अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ ऑफिस में कुछ काम कर रहा था कि तभी अनुपमा ने उसे फोन करके अपने ऑफिस रूम में आने को कहा। श्याम तब अनुपमा के ऑफिस रूम की ओर चला गया। जब श्याम अनुपमा के ऑफिस रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां लगभग उसकी ही उम्र का एक लड़का बैठा हुआ था। अनुपमा ने जब श्याम को देखा तो मुस्कुरा करके कहा, आइए बैठिए श्याम जी, हम आपका ही वेट कर रहे थे। तब श्याम उस लड़के के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। तब अनुपमा ने उस लड़के का परिचय कराते हुए जो श्याम से कहा था उसे सुन करके श्याम के होश उड़ गए। उसने नहीं सोचा था कि अनुपमा जी उससे एक दिन यह भी कह सकती हैं। श्याम की आंखों के सामने से तब एक एक करके वो पल गुजरने लगे जो उसने और अनुपमा ने एक साथ कभी गुजारे थे। उसे अपनी और अनुपमा की वह पहली मुलाकात याद हो आई जब उसने अपनी कार का शीशा नीचे किया था और सामने एक अजनबी पैसेंजर को देखा था। तब वह कहाँ जानता था कि वह भोली सी दिखने वाली लड़की एक दिन उसकी जिंदगी बन जाएगी। फिर उसे वह पल याद आया जब अनुपमा जी ने उससे ताजमहल देखने जाने की जिद की थी और वह मना करता रहा, लेकिन पता नहीं क्या था अनुपमा जी की बातों में और उनमें कि वह ना चाह करके भी अनुपमा के पीछे पीछे चला गया था। फिर उसे वो पल याद आया जब अनुपमा जी ने अजनबी हो करके भी सुमन को अपने साथ ले चलने की जिद की थी। उनका वह उसके लिए अपनापन देख करके उसे अच्छा लगा था। श्याम उस पल को कैसे भूल सकता था जब सुमन की शादी में उसकी अनुपमा जी आई थी। तब वह उससे नाराज था और वह उसे बार बार मनाने की कोशिश कर रही थी। किस तरह जब दोनों किसी और के जरिए अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे, भले वह तब एक दूसरे से नहीं बोलते थे, लेकिन उस नोक झोंक में कितना अपनापन था। उस अपनेपन को श्याम कैसे भुला सकता था। श्याम को अब वो पल याद आ गया जब वह सुमन की विदाई के समय भावुक हो अनुपमा के गले लग गया था और आखिर में उसे वो पल याद आया जिस पल ने उसे जीने का नया नजरिया दिया था। उसे उस दिन जब पता लगा कि अनुपमा जी उससे प्यार करती हैं, वह खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझने लगा था। लेकिन जब आज उन्हीं अनुपमा जी ने उसे गैर कर दिया था, ऐसा कैसे सह सकता था। बिना उसकी गलती बताए अनुपमा जी ने उससे ऐसी बात कह दी थी जिसकी उसे अनुपमा से बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। अनुपमा ने जब श्याम के पास बैठे लड़के से उसका परिचय कराया था तब अनुपमा ने श्याम से कहा था, श्याम जी इनसे मिलिए, ये है मिस्टर राजीव, कल हमारी इनसे एंगेजमेंट है। आप हमारे अच्छे फ्रेंड हैं, इसलिए हमने सोचा कि पहले यह गुड न्यूज हम आपको ही बता दें। यह खबर सुनकर श्याम की जो मनोदशा हुई उससे तो पहले ही वाकिफ हो चुके हैं। राजीव का परिचय कराने के बाद अनुपमा ने श्याम का परिचय कराते हुए राजीव से कहा, राजीव इनसे मिलिए, ये है मिस्टर श्याम, बहुत अच्छे इंसान हैं और हमारे अच्छे फ्रेंड भी हैं। राजीव ने तब श्याम की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर श्याम। लेकिन श्याम का ध्यान तो अभी कहीं और ही था। जब अनुपमा ने श्याम को खोए हुए देखा तो उससे कहा, श्याम जी। अनुपमा की आवाज सुन करके श्याम अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए राजीव से हाथ मिलाया और उसे शुभकामनाएं दी। और फिर श्याम ने अनुपमा से कहा, बहुत बहुत शुभकामनाएं अनुपमा जी। फिर श्याम ने कुछ सोचते हुए अनुपमा से कहा, आपसे एक परमिशन चाहिए थी। अनुपमा,
आपको परमिशन की क्या जरूरत है श्याम जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। श्याम ने अपने चेहरे पर बिना किसी भाव को लाए अपनी नजरें अनुपमा से चुराते हुए कहा, हमें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था, क्या हमें छुट्टी मिल सकती है? अनुपमा का ध्यान श्याम के चेहरे पर ही था। उसने श्याम की ओर देखते हुए कहा, श्याम जी कल हमारी एंगेजमेंट है, आप परसों से छुट्टी ले सकते हैं। श्याम, थैंक यू जी, क्या अब हम जा सकते हैं? अनुपमा ने हाँ कहा और फिर श्याम वहां से चला गया। किसी तरह ऑफिस का टाइम खत्म हुआ और श्याम वहां से निकल गया। वह किसी ऐसी जगह जाना चाहता था जहां कोई उसके चेहरे का दर्द ना देख सके, क्योंकि अगर वह घर जाता तो चाचा चाची उसकी यह हालत देख करके घबरा जाते। इसलिए उसने अभी घर ना जा करके गाड़ी दूसरी ओर घुमा दी और एक साइड गाड़ी खड़ी करके उसने अपना सिर पीछे सीट से लगा लिया और अब उसका दर्द उसके आंसू बन करके बाहर बहने लगा। उसे इस बात का गम अब सताने लगा था कि जिससे वह प्यार करता था वह अब हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी, क्योंकि उसने पहली बार किसी से प्यार किया था और वह भी खुद से ज्यादा प्यार। यह प्यार श्याम को अनुपमा से उस दिन नहीं हुआ था जब उसे वर्षा से पता लगा था। प्यार तो वह अनुपमा से बहुत पहले से करने लगा था, बस वह खुद को एहसास नहीं दिला पाया था प्यार का। लेकिन जब वर्षा ने अनुपमा के प्यार के बारे में बताया तब श्याम को अपने प्यार का भी एहसास हो गया था। वह अपने अंदर छुपे अनुपमा के लिए प्यार को जान गया था। श्याम का प्यार अनुपमा के लिए बिल्कुल सच्चा और निस्वार्थ था। वह अनुपमा को खुद से बढ़कर के चाहने लगा था। आज जब उसकी वही चाहत उससे दूर होने जा रही थी तो उसकी आंखों में नमी कैसे ना बरसती। श्याम की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वह कह रहा था, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? पहले हमारे दिल में अपने लिए प्यार जगाया और अब आप हमसे दूर जा रही हैं। क्यों कर रही हैं आप हमारे साथ ऐसा? बोलिए ना अनुपमा जी, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? श्याम कुछ देर सीट से सिर लगा करके रोता रहा। तभी उसके फोन की रिंग बजने लगी। श्याम ने जब अपनी भीगी पलकों से फोन उठा करके देखा, डिस्प्ले पर चाची लिखा हुआ आ रहा था। श्याम ने पहले खुद को संभाला और फिर कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ चाची। चाची बेटा तुम कहाँ हो? अभी तक घर नहीं पहुंचे। श्याम, हम रास्ते में एक जगह रुक गए थे, आते हैं चाची। चाची, अच्छा ठीक है आ जाओ। फिर चाची ने फोन कट कर दिया और तब श्याम ने अपना फोन एक तरफ रखा और कुछ देर खुद को समझाने के बाद वह घर के लिए निकल गया। श्याम कुछ देर बाद घर पहुंचा था और फ्रेश होने के बाद वह अपने रूम में लेट गया। चाची कुछ देर श्याम के डाइनिंग रूम में आने का वेट करती रही, लेकिन जब श्याम नहीं आया तो चाची श्याम के रूम की ओर चली गई। श्याम के रूम के गेट को नॉक करते हुए चाची ने कहा, श्याम भैया आकर के खाना खा लो। चाची की आवाज सुन करके श्याम ने बेड से खड़े होकर के गेट खोलते हुए चाची से कहा, चाची हमें आज भूख नहीं लग रही है, आप सब खा लीजिए। चाची ने चिंता जताते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक है बेटा? श्याम, हम ठीक हैं चाची, बस खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। चाची कोई बात नहीं, अगर खाना नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन चलो बाहर सबके साथ बैठो, कभी खाना देख करके भी भूख लग आती है। श्याम चाची की बात नहीं टाल सका और उनके साथ डाइनिंग रूम की ओर चला गया। राहुल और चाचा जी भी पहले से ही वहां बैठे थे। चाची ने चाचा जी के लिए खाना परोसते हुए कहा, श्याम भैया कहते हैं कि उन्हें खाना नहीं खाना है। चाचा जी ने तब श्याम से कहा, स्वास्थ्य ठीक है ना तुम्हारा श्याम? श्याम, हम ठीक हैं चाचा जी। तब राहुल ने अपनी माँ से कहा, मम्मी आप हमारी प्लेट में भैया के लिए भी खाना रख दीजिए, वह हमारे साथ खा लेंगे। तब चाची ने राहुल की प्लेट में श्याम के लिए भी खाना रख दिया। राहुल ने तब श्याम से कहा, भैया थोड़ा सा खाना खा लो, जब कभी हमें भूख नहीं लगती थी तो आप हमसे कहते थे कि हमारे साथ खा लो थोड़ा सा, अपने आप भूख लगने लगेगी और फिर हमें भूख लगने भी लगती थी। आप भी खा लो प्लीज भैया हमारे साथ, आपको भी भूख लगने लगेगी। राहुल ने जब प्यार से कहा तो श्याम राहुल के साथ वाली चेयर पर बैठ गया और उसके साथ खाना खाने लगा। चाचा चाची दोनों भाइयों का प्रेम देख करके प्यार से मुस्कुरा रहे थे। चाची ने फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुरा करके चाचा जी से कहा, कल अनुपमा की सगाई है, हमारे पास उनका फोन आया था, हमसे उन्होंने कहा कि सबको आना है। चाचा जी ने तब मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, हम सब जरूर चलेंगे। चाची ने फिर आगे कहा, बहुत अच्छी लड़की है अनुपमा, भाग्यशाली लड़का होगा
ओ जिसे अनुपमा जैसी जीवन साथी मिलेगी। चाचा जी ने भी चाची के साथ अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, सच में बहुत अच्छी लड़की है अनुपमा। श्याम चुपचाप चाचा चाची की बात सुन रहा था, लेकिन चेहरे पर उसके कोई भाव नहीं थे। श्याम ने थोड़ा सा खाना खा लिया था, लेकिन अब उससे और नहीं खाया जा रहा था। तब उसने चाची से कहा, चाची बस अब नहीं खा पाएंगे हम। चाची ने तब श्याम की ओर देखते हुए प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, राहुल खा लेंगे, तुम जा करके आराम करो। अगर रात को भूख लगे और कुछ खाने का मन करे तो हमें जगा देना, हम तुम्हारे लिए कुछ बना देंगे। श्याम जी चाची। और फिर श्याम वहां से चला गया। वह अपने रूम में जा करके लेट गया, लेकिन पूरी रात उसकी आंख ना लग सकी। पूरी रात श्याम ने आंखों में गुजार दी थी। अगले दिन श्याम सुबह जल्दी उठ करके तैयार हो गया और ऑफिस के लिए निकल गया। आज अनुपमा ऑफिस नहीं आई थी, इसलिए आज ऑफिस का पूरा काम श्याम ने ही संभाल लिया था। उसने आज दिन में छोटे से छोटे काम में भी खुद को व्यस्त रखा ताकि उसे अनुपमा की याद ना आ सके। लेकिन वह शायद यह नहीं जानता था कि अनुपमा अब उसके दिल की हर धड़कन में बस चुकी थी। जब भी उसे अनुपमा से जुड़ी कोई चीज नजर आ जाती, श्याम को उसकी याद आ ही जाती थी। शाम को जब श्याम की ऑफिस से छुट्टी हुई, तब वह सीधा अपने घर ही निकल गया। चाचा चाची और राहुल तीनों तैयार थे अनुपमा की सगाई में जाने के लिए। बस वे सब श्याम के आने का इंतजार कर रहे थे। श्याम जैसे ही घर पहुंचा, चाची ने कहा, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ बेटा, फिर हम सबको निकलना है। श्याम ने आग्रह भाव से चाची से कहा, चाची हो सकता है कि हमें टाइम लग जाए, हमें आज थकान भी हो रही है, आप सब निकल जाइए। अगर आप सब भी हमारी वजह से लेट हो गए तो अनुपमा जी को बुरा लगेगा। तब चाची ने कहा, अच्छा ठीक है, हम सब चले जाते हैं, फिर तुम आराम से आ जाना। वैसे भी कल से हमें तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मन हो आने का तो आना, अगर मन ना हो तो कोई बात नहीं है, तुम आराम करना। अनुपमा अगर तुम्हारे बारे में पूछेगी तो हम बता देंगे। अच्छा तुम अपना ख्याल रखना, अब हम चलते हैं। श्याम जी चाची। और फिर चाचा चाची और राहुल वहां से चले गए। श्याम तो वैसे ही अनुपमा की सगाई में नहीं जाना चाहता था, और अब तो उसे चाची का सपोर्ट भी मिल गया था। और आखिर श्याम अनुपमा की सगाई में जाता भी कैसे? वह अपनी अनुपमा को किसी और की होते हुए कैसे देख सकता था? आज वही जानता था कि उसके दिल की हालत क्या थी। अनुपमा अपने रूम में तैयार हो रही थी, तभी वहां सीमा चाची आ गई और उन्होंने अनुपमा के पास बैठते हुए कहा, नजर ना लग जाए तुम्हें, सच बेटा आज तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। तभी पूजा दीदी भी वहां आ गई और उन्होंने तब कहा, नजर क्यों लगेगी भला अनुपमा को, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हमारी अनुपमा बहुत सुंदर है। अनुपमा थैंक यू चाची जी, थैंक यू दीदी। और फिर अनुपमा ने पूजा दीदी से मुस्कुरा करके आगे कहा, हमें अच्छा लगा आपको और चाची को देख करके, और कौन कौन आया है? पूजा दीदी ने अनुपमा की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे जीजा जी, हम और रोहित। अनुपमा ने फिर चाची से पूछा, अपने घर से भी सब आए हैं ना चाची? चाची तुम्हारे चाचा जी और राहुल आए हैं। अनुपमा ने तब हैरानी से पूछा, और श्याम जी? चाची ने अनुपमा की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा अनुपमा, श्याम शायद थोड़ी देर में आ जाएंगे। अनुपमा ने फिर हैरानी से कहा, शायद से आपका क्या आशय है चाची जी? हम समझे नहीं। चाची, श्याम की कल से ही कुछ तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने शाम को भी खाना ठीक से नहीं खाया था और आज भी उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए शायद वह ना आ सके। अच्छा अब तुम तैयार हो, हम बाहर इंतजार करते हैं तुम्हारा। पूजा दीदी भी चाची के साथ तब बाहर चली गई। तब अनुपमा ने अपना फोन उठा करके श्याम का नंबर डायल कर दिया, लेकिन रिंग जाने के बाद भी श्याम ने अनुपमा का फोन नहीं उठाया। अनुपमा ने फिर से श्याम का फोन मिलाया, लेकिन श्याम ने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया। तब अनुपमा की आंखों से आंसू निकल आए। फिर अनुपमा ने उसका मेकअप कर रही लड़की को रोका और खुद वह वहां से चली गई। श्याम अपने रूम में लेटा हुआ अपना फोन हाथ में पकड़े हुए उसमें अनुपमा की फोटो देख रहा था और कह रहा था, कुछ पल आपको और देख ले, फिर तो आप किसी और की हो जाओगी, तो हमें आपको इस तरह देखने का हक भी नहीं रहेगा। हम आपसे कुछ देर के लिए नाराज हो गए थे, लेकिन अब हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। अनुपमा जी,
आप खुशी खुशी अपनी सगाई कीजिए। सॉरी, हमने आपको फोन नहीं उठाया, अगर फोन उठा लेते तो शायद हम मजबूर हो जाते आपकी सगाई में शामिल होने के लिए, क्योंकि जब आप हमसे आने के लिए कहती तो शायद हम आपकी बात नहीं टाल पाते, लेकिन सच कहें तो हम आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। तभी श्याम के घर की डोर बेल बजी। आवाज सुन करके श्याम बेड से खड़ा हुआ और डोर की ओर चला गया। श्याम ने जैसे ही डोर खोला वह हैरान रह गया। सामने अनुपमा खड़ी थी। सामने अनुपमा को देख करके श्याम ने हैरानी से कहा, आप यहाँ? अनुपमा ने श्याम की ओर देखते हुए प्यार से कहा, आपकी तबीयत अब कैसी है और हुआ क्या है आपको? श्याम ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, हमें क्या हुआ है, देखिए क्या आपको ठीक नहीं लग रहे हैं हम? अनुपमा ने प्यार से नाराजगी जताते हुए कहा, ये बनावटी हंसी हमें मत दिखाइए, इस हंसी के पीछे छिपी तकलीफ को हम महसूस कर सकते हैं, इस मुस्कान से आप हमें भ्रमित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने जो आपसे पूछा है वह बताइए। श्याम ने अपनी नजरें अनुपमा से चुराते हुए कहा, रात को सो नहीं सके इसलिए थकावट सी महसूस हो रही थी। अनुपमा ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, और सोए क्यों नहीं आप? श्याम ने बात को हंसी में टालते हुए कहा, इसमें ऐसी क्या बात हुई, कभी कभी नींद नहीं आती है। अनुपमा ने फिर प्यार से नाराजगी जताते हुए कहा, हमने आपसे सच पूछा है श्याम जी, नजरें चुरा करके बात मत कीजिए, हमारी ओर देख करके कहिए कि कल रात भर आप क्यों नहीं सो सके। श्याम ने अनुपमा की ओर से मुंह फेर लिया और फिर कहा, आपसे बहुत प्यार करते हैं हम। जब आपने हमें बताया कि आप किसी और से सगाई कर रही हैं तो हम टूट गए। आपसे दूर होने का गम हमें कल से ही सता रहा है। हमने बहुत खुद को समझाने की कोशिश की लेकिन ये दिल नहीं सुनता है हमारी। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम किसी तरह समझा लेंगे अपने दिल को। अनुपमा ने श्याम का हाथ पकड़ा और अपनी ओर श्याम का चेहरा करते हुए कहा, अब पता लगा ना श्याम जी की कितनी तकलीफ होती है जब कोई अपना किसी और का हो जाता है। आप तो एक रात नहीं सो सके और आपकी यह हालत है, लेकिन हमने तो कितनी ही रातें इन आंखों में गुजारी थी आपके लिए। अगर कभी आंख लग भी जाती तो ख्वाब में भी हम आपको खुद से दूर जाता देखते और फिर आंख खुल जाती थी और फिर आपकी याद आने लगती और आपके दूर जाने का गम हमें सताने लगता था। श्याम ने भरे हुए गले से कहा, हम अब वह सब महसूस कर सकते हैं जो आपने हमारे लिए सहा था। हम सच कहते हैं, हम नहीं जानते थे कि आप हमसे प्यार करती थी। अगर जानते होते तो आपकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने देते। हमसे जो भूल हुई थी वह अनजाने में हुई थी, लेकिन जब हमें सच पता लगा और हम आपको अपनाने के लिए आपके पास गए तो फिर आपने हमारे प्यार को क्यों ठुकरा दिया अनुपमा जी? अनुपमा की आंखों में भी अब आंसू बह निकले थे और उसने तब श्याम से कहा, हमने आपको और आपके प्यार को कभी नहीं ठुकराया श्याम जी, आप तब भी हमारे दिल में थे और अब भी हैं। श्याम ने लगभग रोते हुए कहा, झूठ कहती हैं आप, अगर हम आपके दिल में थे तो आप हमारे बार बार कहने पर भी हमारे प्यार को ठुकराती नहीं, हमें रोने पर मजबूर नहीं करती। अनुपमा ने भी रोते हुए कहा, हाँ हमने आपसे मना किया था, लेकिन आपने ये जाने बिना कि हमने आपसे मना क्यों किया था आपने हमें झूठा ही बना दिया श्याम जी। श्याम जी, शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि जितना दुख आपको हमारी ना सुन करके होता था उतना ही दुख हमें आपसे ना कहने में होता था। आपने शायद हमारी मजबूरी के पीछे छिपे दर्द को देखा होता तो शायद आप यह ना कहते जो आपने अभी हमसे कहा। श्याम, अगर आपको दुख होता था तो फिर हमारे प्यार को क्यों आप बेरहमी से ठुकरा देती थी? अनुपमा, हम शुरू से ही जानते थे श्याम जी कि आप हमारा बहुत सम्मान करते हैं। हम यह भी जानते थे कि आप हमारी खुशी के लिए आप अपनी खुशी की भी परवाह नहीं करेंगे। कहीं आपने हम पर दया कर तो हमारे प्यार को नहीं स्वीकार किया है, यही जानने के लिए हम आपसे मना करते रहे। लेकिन आज हम सच्चाई जान गए हैं श्याम जी। आज हमें इस बात पर यकीन हो गया है कि जितना प्यार हम आपसे करते हैं उतना ही प्यार हमसे आप करते हैं। अगर हमने अनजाने में आपका दिल दुखा दिया
तो हमें माफ कर दीजिएगा। कहते हुए अनुपमा ने अपने हाथ श्याम के पैरों की ओर बढ़ा दिए। श्याम ने अनुपमा के हाथ पकड़ते हुए कहा, यह क्या कर रही हैं आप? हमें लज्जित मत कीजिए, आपको समझने में हमसे भूल हो गई। अनुपमा जी, माफी हमें आपसे मांगना चाहिए, हमें माफ कर दीजिए। श्याम ने जब हाथ जोड़ते हुए कहा तो अनुपमा ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है श्याम जी, और इस तरह हमारे सामने हाथ जोड़ करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। श्याम ने तब नादानी से अनुपमा से पूछा, अनुपमा जी, क्या आप अब भी राजीव जी से शादी सगाई करेंगी? अनुपमा ने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए प्यार से कहा, आप बहुत भोले हैं श्याम जी। श्याम ने तब मुस्कुराते हुए अनुपमा से कहा, तो क्या आप अब राजीव जी से सगाई नहीं करेंगी? अनुपमा ने प्यार से श्याम की ओर देखते हुए कहा, नहीं करेंगे। अनुपमा अपने श्याम जी के अलावा भला किसी और की कैसे हो सकती है? हम तो अपने श्याम जी के मन को जानना चाहते थे कि उनके अंदर हमारे लिए क्या फीलिंग्स है, इसलिए हमने यह सब किया। अनुपमा ने फिर प्यार से अपने कान पकड़ते हुए श्याम से कहा, सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। श्याम ने मासूमियत से कहा, कोई बात नहीं, हमें हमारी अनुपमा जी मिल गई, फिर और क्या चाहिए? अनुपमा ने तब प्यार से कहा, आप राजीव जी के बारे में नहीं जानना चाहेंगे? श्याम जी की वह कौन है? तभी वर्षा वहां राजीव के साथ आ गई और उसने श्याम से कहा, श्याम जी, हम आपको बताते हैं कि राजीव जी कौन हैं। दरअसल राजीव हमारे मंगेतर हैं। आपके और अनुपमा के हमारे यहाँ से आने के बाद अनुपमा ने हमें सारी बात बता दी थी कि उसने क्यों आपके प्यार को ठुकरा दिया। तब फिर हमने अनुपमा ने और राजीव जी ने मिलकर के एक योजना बनाई, और वह योजना क्या थी यह तो अब आप समझ ही गए होंगे। श्याम ने तब वर्षा के सामने हाथ जोड़ करके कहा, हमें और अनुपमा जी को मिलाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है वर्षा जी, हम इसके लिए सदैव आपके आभारी रहेंगे। वर्षा ने तब प्यार से श्याम से कहा, श्याम जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी अनुपमा को आप जैसा नेक जीवन साथी मिल गया है, हमारे लिए तो यही बहुत है। तब राजीव ने श्याम से कहा, माफ करना दोस्त, मेरी वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी। श्याम ने तब मुस्कुरा करके राजीव से कहा, हाँ, तकलीफ तो थोड़ी उठानी पड़ी, लेकिन थैंक्स, आपने भी हमारी अनुपमा जी से हमें मिलवाने में मदद की है। तब राजीव ने मुस्कुरा करके श्याम से कहा, इट्स ओके यार। तभी पूजा दीदी और सुमन भी वहां पहुंच गई और तब पूजा दीदी ने मुस्कुराते हुए अनुपमा से कहा, हमें पहले से ही कभी कभी लगता था कि अनुपमा और श्याम भैया जैसा एक दूसरे के लिए ही बने हों, लेकिन आज अच्छा लगा आप दोनों को एक दूसरे का होता हुआ देख करके। पूजा दीदी की बात सुन करके अनुपमा और श्याम के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर सुमन ने अनुपमा से कहा, थैंक यू हमारी भाभी बनने के लिए। वैसे सच कहें तो लगता हमें भी था कि एक दिन आप हमारी भाभी बनेंगी। अनुपमा ने तब अपनी बाहें खोलते हुए मुस्कुरा करके सुमन से कहा, भाभी से सिर्फ थैंक यू ही नहीं बोलते, गले भी मिला जाता है। सुमन मुस्कुराते हुए तब अनुपमा के गले से जा लगी और फिर सुमन ने धीरे से अनुपमा के कान में कहा, हमारे भैया बहुत भाग्यशाली हैं जो आप उनकी जीवन साथी बनने वाली हैं। तब फिर अनुपमा ने भी सुमन के कान में धीरे से कहा, भाग्यशाली हम हैं सुमन जो आपके भैया हमारे जीवन साथी बनने वाले हैं। तब पूजा दीदी ने कहा, दोनों ननद भाभी क्या बात कर रही हैं, हमें भी बता दीजिए। तब सुमन ने मुस्कुराते हुए पूजा दीदी से कहा, ये तो हम ननद भाभी के आपस की बात है। पूजा दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मत बताओ। और फिर पूजा दीदी ने आगे कहा, बातों बातों में हम बताना ही भूल गए कि सबको अनीता आंटी ने जल्द से सगाई समारोह में शामिल होने को कहा है। सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट हम उनसे करना चाहते हैं जिनकी सगाई होनी है, जल्दी से चलिए यहाँ से, सभी वहाँ आप दोनों का वेट कर रहे हैं। तब श्याम ने कहा, आप सब चलिए, हम अपने कपड़े चेंज करके आते हैं। तब अनुपमा ने श्याम से कहा, आपके कपड़ों का इंतजाम वहां हमने पहले ही करा दिया था श्याम जी। पूजा दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, मतलब हमारी भाभी की
पहले से ही सारी तैयारी थी। पूजा दीदी की बात सुन करके अनुपमा ने शर्माते हुए अपनी नजरें नीचे झुका ली और मुस्कुराने लगी। तब वर्षा ने कहा, चलो फिर सब चलते हैं। और फिर सब वहां से निकल गए। सब सगाई वाली जगह पहुंच गए थे और फिर श्याम और अनुपमा अंदर तैयार होने चले गए और बाकी सब बाहर ही रुक गए थे। श्याम तैयार हो चुका था, वह बाहर आ ही रहा था कि तभी चाची वहां पहुंच गई। श्याम ने जब चाची को देखा तो कहा, चाची क्या कुछ काम था? चाची, हाँ तुमसे कुछ बात करनी थी बेटा हमें। तब श्याम ने वहां रखी चेयर की ओर इशारा करते हुए चाची से कहा, आप बैठ जाइए चाची, फिर बताइए कि क्या बात है। तब चाची ने चेयर पर चाची ने मुस्कुराते हुए श्याम से कहा, हम बता नहीं सकते कि हम आज कितने खुश हैं। हमें तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कोई सपना देख रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है कि यह सब हकीकत है। जब अनीता जी ने हमें तुम्हारी और अनुपमा की सगाई के बारे में बताया तो हमें लगा कि वह हमसे मजाक कर रही हैं, लेकिन जब उन्होंने सब सीरियस हो करके कहा तब हमें कहीं विश्वास हुआ कि अनीता जी सच कह रही हैं। श्याम, हम भाग्यशाली हैं चाची जी की अनुपमा जी ने हमें चुना है। चाची ने कुछ सोचते हुए कहा, अब हमें समझ में आ रहा है कि कल तुमने खाना क्यों नहीं खाया था और तुम सगाई में भी क्यों नहीं आना चाहते थे। जब तुम अनुपमा को पसंद करते थे तो फिर क्यों नहीं बताया हमें? हम बात कर लेते अनीता जी से, तुम्हें इतना दुख तो नहीं उठाना पड़ता बेटा। जब चाची अपनी बात कह रही थी तभी वहां पूजा दीदी और सुमन भी आ गई। तब पूजा दीदी ने श्याम से कहा, श्याम भैया आप हमें भी यह बता सकते थे, हम आपकी तरफ से अनुपमा से बात कर लेते, आपने किसी को भी क्यों बात नहीं बताई? श्याम ने तब गंभीर होकर के कहा, पहले तो हमारे अंदर भी अनुपमा जी के लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी। हमारे और उनके बीच अंतर ही इतना था कि हमने कभी उनके बारे में एक दोस्त से आगे कुछ सोचा ही नहीं था, और सोच भी कैसे सकते थे। वो क्या है ये आप सब से छिपा ही नहीं है। अगर हमारे अंदर उनके लिए कोई फीलिंग्स होती तो हम सपना जी से सगाई के लिए हाँ ही क्यों करते? हमें तो तब पता लगा जब अनुपमा जी हमारी और सपना जी की शादी की वजह से विदेश चली गई थी। तब उनकी फ्रेंड वर्षा जी ने हमें बताया था कि अनुपमा जी हमसे प्यार करती हैं, और तब फिर अनुपमा जी के लिए हमें अपनी फीलिंग्स का पता लगा कि हम भी उन्हें पसंद करते हैं। उससे पहले तो हम भी कुछ नहीं जानते थे, तो फिर आप सबको कैसे बताते? तब पूजा दीदी ने श्याम से पूछा, लेकिन हमें एक बात अब भी समझ में नहीं आई, जब अनुपमा तुम्हें पसंद करती थी और तुम भी अनुपमा को पसंद करने लगे तो फिर अनुपमा ने राहुल के बर्थडे वाले दिन तुम्हारी शादी कराने के बारे में क्यों कहा था? और दूसरी बात, अनुपमा ने राजीव से सगाई की बात क्यों कही? ये अभी तक हमें समझ नहीं आया। पूजा दीदी की बात का जवाब सुन करके श्याम कुछ कहना ही चाह रहा था कि तभी अनुपमा ने श्याम से कहा, श्याम जी हम जवाब देते हैं पूजा दीदी के प्रश्न का। तब अनुपमा ने पूजा दीदी से कहा, दीदी आप तो श्याम जी का नेचर जानती ही हैं कि उन्हें अपने तो अपने परायों का भी ख्याल रहता है, उनकी अच्छाई से सब वाकिफ है। पूजा दीदी ने अनुपमा की ओर देखते हुए कहा, हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो अनुपमा, तुम्हारी इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। अनुपमा ने तब आगे कहा, जब श्याम जी को वर्षा ने हमारे दिल की बात बता दी और तब श्याम जी हमारे पास पहुंच भी गए थे और उन्होंने हमसे कहा कि वह भी हमसे प्यार करते हैं, लेकिन दीदी हम श्याम जी का नेचर जानते थे, इसलिए हमें लगा कि कहीं श्याम जी जिसे प्यार कह रहे हैं कहीं वह सिर्फ हमारे लिए उनकी हमदर्दी तो नहीं है, और इसलिए हमने तब ना चाह करके भी श्याम जी से अपने दिल का हाल छिपा लिया था। हम नहीं चाहते थे कि श्याम जी को मजबूरी में हमें स्वीकारना पड़े, क्योंकि दीदी जो प्यार मजबूरी में मिले वह प्यार कैसे हो सकता है, इसलिए हमने यह सब किया। आगे अनुपमा ने उदास हो करके अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर अनजाने में हमारी वजह से श्याम जी और आप सभी का दिल दुखा हो तो हम आप सभी से माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। तब चाची अनुपमा के पास आई और अनुपमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा ऐसा मत कहो, हम जानते हैं हमारी अनुपमा कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती, तुम्हें हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हमें तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है अनुपमा, हमारे श्याम भैया खुशनसीब हैं जो तुम उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली हो। चाची की
बात सुनकर के अनुपमा भावनात्मक हो गई, उसकी आंखों में नमी तैर आई थी। उसने तब अपनी आंखों के किनारों को पोंछते हुए चाची से कहा, चाची भाग्यशाली तो हम हैं जो श्याम जी का जीवन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। श्याम जी बहुत अच्छे हैं, हम तो बस उनसे प्रेरणा मात्र लेते रहते हैं। चाची ने अनुपमा को समझाते हुए कहा, ऐसे खुशी के मौके पर आंखें नम मत करो बेटा। तभी अनुपमा की माँ वहां आ गई और उन्होंने सबको वहां देख करके कहा, आप सब यहाँ हैं और सब बाहर श्याम जी और अनुपमा का इंतजार कर रहे हैं। तब चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए अनीता जी अब हम सब बाहर ही चलते हैं। और तब सब बाहर आ गए। बाहर आ करके श्याम और अनुपमा स्टेज पर जाकर के बैठ गए। अनुपमा ने लहंगा पहना हुआ था और श्याम ने शेरवानी। दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे और दोनों को एक साथ देख करके तो सब यही कह रहे थे कि दोनों सच में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पूजा दीदी और सुमन दोनों पास ही बैठी थी। सुमन ने अनुपमा और श्याम को देखते हुए पूजा दीदी से कहा, दीदी भैया और भाभी साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, नजर ना लगे दोनों को। पूजा दीदी ने मुस्कुरा करके कहा, तुम सच कह रही हो सुमन, चलो दोनों की तारीफ उनके पास जा करके ही करते हैं। सुमन पर दीदी, पूजा दीदी ने सुमन का हाथ पकड़ते हुए कहा, यह पर अभी छोड़ो और चलो हमारे साथ। और तब पूजा दीदी और सुमन दोनों स्टेज पर चली गई। पूजा दीदी और सुमन दोनों अनुपमा के पास जाकर के खड़ी हो गई और तब पूजा दीदी ने अनुपमा के कान के पास जाकर के धीरे से कहा, हमारी नजर ना लगे आपको, लेकिन आज तो आप बहुत सुंदर दिख रही हैं भाभी। अनुपमा ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, थैंक यू दीदी, लेकिन आपके भैया के सामने हम फीके ही हैं। तब सुमन ने अनुपमा से कहा, किसने कहा भाभी कि आप भैया के सामने फीकी हैं, आप दोनों ही एक साथ बहुत प्यारे लग रहे हो। पूजा दीदी ने भी सुमन का साथ देते हुए कहा, सुमन ठीक कह रही है। बुआ ने जब पूजा दीदी और सुमन को अनुपमा के पास खड़े देखा तो दोनों को अपने पास बुलाते हुए कहा, चलो तुम दोनों यहाँ आकर के बैठो, परेशान मत करो अनुपमा को। पूजा दीदी ने तब अनुपमा से कहा, भाभी क्या हम आपको परेशान कर रहे हैं? अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो। पूजा दीदी, अच्छा अब हम चलते हैं भाभी, नहीं तो मम्मी फिर से डांटेंगी। और तब सुमन और पूजा दीदी दोनों बुआ के पास आकर के बैठ गई। सपना को पहले जब पता लगा था कि अनुपमा राजीव से सगाई करने वाली है तो उसने गुस्से में सगाई से आने में इनकार कर दिया था, लेकिन जब समीर ने सपना को बताया कि सगाई श्याम और अनुपमा की है तब सपना सुन करके खुशी से झूम उठी और फिर सगाई में आने को तैयार हो गई। सपना और समीर अभी अभी ही वहां पहुंचे थे। सपना ने जैसे ही श्याम और अनुपमा को एक साथ स्टेज पर बैठे देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वह तुरंत स्टेज की ओर बढ़ गई और अनुपमा के पास जा करके सपना ने कहा, हम बता नहीं सकते दीदी कि हम आज कितने खुश हैं, आप और श्याम जीजू दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे हो। अनुपमा ने तब मुस्कुरा करके सपना से कहा, थैंक यू सपना। फिर अनुपमा ने चेहरे पर बनावटी नाराजगी के भाव लाते हुए कहा, हम तुमसे नाराज हैं सपना, भला अपनी बहन की सगाई में कोई इतना लेट आता है क्या? सपना ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी दीदी, इस बार माफ कर दीजिए, सगाई की भरपाई हम शादी में जरूर कर देंगे। अनुपमा ने मुस्कुरा करके प्यार से कहा, अच्छा तब ठीक है। सपना ने मुस्कुरा करके कहा, थैंक यू दीदी, अच्छा अब हम सामने जाकर के बैठते हैं। और फिर सपना श्याम से मिल करके स्टेज से चली आई। कुछ औपचारिकता के बाद वह पल आया जब श्याम और अनुपमा को एक दूसरे को अंगूठी पहनानी थी। दोनों के हाथ में एक एक अंगूठी थी और दोनों एक दूसरे के सामने अपने अपने हाथों में अंगूठी लिए खड़े थे। तब पूजा दीदी ने कहा, अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप दोनों? इतना इंतजार तो किया है इस दिन के लिए, अब और कितना इंतजार करोगे? जल्दी से अंगूठी पहना दो एक दूसरे को। पूजा दीदी की बात सुन करके अनुपमा और श्याम दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और फिर तब अनुपमा और श्याम ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी और यह दृश्य देख करके वहां उपस्थित सभी ने अनुपमा और श्याम के लिए तालियां बजाई। सभी बहुत खुश थे अनुपमा और श्याम के मिलन की शुरुआत से। अनुपमा और श्याम की सगाई हो चुकी थी। श्याम और उसकी फैमिली अपने घर वापस आ गई थी। सब सो गए थे और श्याम भी आज लेटते ही सो गया था, लेकिन नींद अनुपमा की आंखों से कोसों दूर थी। वह आज बहुत खुश थी, उसकी आंखें नहीं लग रही थी। उसने तब अपना फोन उठाया और अपने श्याम जी को फोन मिला दिया। श्याम उस वक्त सो रहा था कि तभी श्याम के फोन की रिंग बजी। श्याम ने तब नींद से आंखें खोलते हुए फोन उठाया और कान से लगाते हुए कहा, हेलो। तब सामने से आवाज आई, क्या कर रहे हैं आप? श्याम नींद में था अभी, लेकिन उसने अनुपमा की आवाज पहचान ली थी, इसलिए तब
तब उसने अनुपमा से कहा, सो रहे थे हम, आप अब तक जाग रही हैं अनुपमा जी। अनुपमा ने प्यार से रूठते हुए कहा, हमारी नींद चुरा करके आप आराम से कैसे सो सकते हैं श्याम जी? श्याम, आपको सच में नींद नहीं आ रही है? अनुपमा ने उदास होकर के कहा, अगर आ रही होती तो भला हम क्यों जागते जी। अच्छा सॉरी, हमने आपको नींद से जगा करके डिस्टर्ब कर दिया ना। श्याम ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, आपके साथ और आपके लिए जागना तो हमें अच्छा लगता है। अनुपमा ने मुस्कुरा करके श्याम को छेड़ते हुए कहा, वाह जनाब, क्या बात है, आप तो छिपे रुस्तम निकले। इतनी अच्छी रोमांटिक बातें करना वैसे सीखी कहां से आपने? श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके प्यार ने रोमांटिक भी बना दिया। वैसे हम ऐसे नहीं थे, ना चले थे कभी जिस डगर पर, हम उस डगर पर भी चलना सिखा दिया। आपके प्यार ने हमको जनाब प्यार करना भी सिखा दिया। अनुपमा ने प्यार से नाराजगी जताते हुए कहा, वाह जी, बहुत खो, मतलब आपने तो गुनहगार हमें ही बना दिया और आपके उस भोलेपन का कोई कसूर नहीं जो हमें नित अपना दीवाना बनाता है, और आपकी उस मासूमियत का क्या जो हमें नित अपनी ओर आकर्षित करती है। श्याम ने प्यार से कहा, आपको हमारी बात का सच में बुरा लगा? अनुपमा ने मासूमियत से कहा, आपको क्या लगता है, क्या हम आपकी बात का बुरा मान सकते हैं? श्याम, कभी नहीं। अनुपमा, आपने सच कहा, जब आप रोमांटिक हुए तो थोड़ा हम भी रोमांटिक हो गए थे, इसलिए थोड़ा सा मजाक में हमने कह दिया था। आप अब सो जाइए, सॉरी आपको हमने डिस्टर्ब किया। श्याम ने प्यार से कहा, प्लीज सॉरी मत कहिए, हम डिस्टर्ब नहीं हुए हैं। हाँ, बस नींद खुल गई, वह तो फिर से आ जाएगी, लेकिन आपसे बात कर अभी जो सुकून भरे लम्हे हमें मिले हैं, ये लम्हे नहीं मिल पाते। अनुपमा ने मुस्कुरा करके कहा, हम तो पहले से ही आपके हैं, एक दिल था वह तो आपके ही, एक दिल था वह तो आपके ही आपको दे चुके हैं, एक दिल था वह तो पहले ही आपको दे चुके हैं, और कितना इम्प्रेस करेंगे आप हमें श्याम जी। श्याम ने मुस्कुरा करके कहा, या तो पता नहीं जी। अच्छा तो फिर अब रखते हैं फोन, कल मिलते हैं फिर। अनुपमा ने उदास होते हुए कहा, मम्मा ने मना किया है अभी आपसे मिलने के लिए। मम्मा ने कहा कि अगले वीक हमारी शादी है, तब तक दूर दूर ही रहना होगा हमें। अनुपमा की बात सुन करके श्याम भी उदास हो गया। श्याम ने कुछ सोचते हुए तब अनुपमा से कहा, लेकिन ऑफिस तो आप आएंगी ना, वहां तो हम मिल सकते हैं। अनुपमा मायूसी भरे शब्दों में कहा, मम्मा ने कहा है कि अब ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, श्याम जी का ऑफिस है वही संभालेंगे अब। श्याम ने हैरानी से पूछा, मतलब शादी तक नो मिलना? अनुपमा ने उदास हो करके कहा, जी। श्याम मायूस होते हुए कहा, आपसे बिना मिले शादी तक दिन कैसे गुजरेंगे? आपके बिना बहुत रह लिया, लेकिन अब आपके बिना ये कुछ दिन भी बिताना मुश्किल हो जाएगा। क्या आप हमारे बिना रह सकेंगी? अनुपमा ने उदास होते हुए कहा, और कोई ऑप्शन भी कहाँ है, शादी तक वेट ही करना पड़ेगा हमें। श्याम ने भी तब उदास होते हुए कहा, अच्छा जी, मगर ये कुछ दिन की जुदाई बहुत याद दिलाएगी आपकी। अनुपमा ने श्याम को समझाते हुए कहा, आप परेशान मत होइए श्याम जी, हमें फोन पर बात कर लिया करेंगे। और एक बात और बतानी है आपको। श्याम ने हैरानी से पूछा, वह क्या? अनुपमा, कल मम्मा आपके घर आएंगी। श्याम, कल कुछ खास बात है क्या? अनुपमा ने मुस्कुरा करके कहा, खास बात ही है श्याम, हमारी शादी की तैयारियों के बारे में बात करने आएंगी मम्मा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमारी शादी भी तो है, तो सब तैयारियां भी तो करनी ही है। श्याम, तब हम अपनी सासू माँ का वेट करेंगे। अनुपमा, आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने ऑफिस जाइएगा, मम्मा को जिनसे मिलना है वह उनसे मिल लेंगी। श्याम, ओके मैडम जी। अनुपमा ने मुस्कुरा करके कहा, गुड, ऐसे ही मैडम की बात सुनते रहेंगे तो तरक्की भी मिलती रहेगी। कह करके अनुपमा हंसने लगी तो श्याम के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। फिर अनुपमा ने सामान्य हो करके श्याम से कहा, मजाक कर रहे थे हम। अच्छा, अब आप सो जाइए, सुबह ऑफिस भी जाना है आपको। श्याम, ओके, गुड नाइट। अनुपमा ने रूठते हुए कहा, फिर गुड नाइट। श्याम, तो कुछ और भी कहना था क्या? अनुपमा ने उदास हो करके कहा, कुछ नहीं, गुड नाइट। और फिर अनुपमा ने फोन कट कर दिया। तब श्याम ने अनुपमा को एक मैसेज टाइप करके सेंड किया। अनुपमा ने मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैसेज में लिखा था, आई लव यू माई लाइफ। तब अनुपमा ने भी श्याम को मैसेज सेंड किया। श्याम ने
जब अनुपमा का मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। मैसेज में लिखा था आई लव यू टू माई लाइफ। और फिर श्याम ने फोन एक तरफ रख दिया और कुछ देर बाद वह सो गया। अगले दिन अनीता जी श्याम के घर आई थी। उन्होंने श्याम और अनुपमा की शादी के बारे में चाचा चाची और बुआ से बातचीत की। सभी श्याम और अनुपमा की शादी को लेकर के खुश। जैसा जैसा अनीता जी ने कहा सबने उसमें अपनी सहमति जता दी थी। कुछ देर सबसे बात करने के बाद अनीता सबसे विदा लेकर के अपने घर के लिए निकल गई। अनुपमा और श्याम की शादी में अभी कुछ दिन ही रह गए थे, इसलिए दोनों की शादी की तैयारियां जोर शोर से चलने लगी थी। शादी की तैयारियों में एक एक दिन गुजरने लगे। अनुपमा और श्याम को अब जब भी वक्त मिलता दोनों एक दूसरे से बात कर लेते थे। फाइनली वह दिन आ गया जिसका इंतजार अनुपमा और श्याम के साथ साथ उनके चाहने वालों को भी था। आज अनुपमा और श्याम की शादी होने वाली थी। आज दोनों एक होने वाले थे। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 10 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।